हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए 2023 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए डेडिकेटेड वे में हार्डवर्क से अपनी जो स्टडी है उसको स्टार्ट कीजिए। अच्छे से मेहनत कीजिए, कुछ समय की ही बात है, अच्छे से बुक्स को रिवाइज कीजिए। आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो फर्स्ट टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली इंडिया के द्वारा जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस की जो नई वैक्सीन है उसको यहाँ पे खोजने के लिए, तो उनको यहाँ पे प्रेज़ किया गया है। जो WHO के फॉर्मर साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा बताया गया है कि इंडिया के जो लीडिंग एफर्ट्स हैं उसकी वजह से ज़रूर कोई नई वैक्सीन है वो निकल के आएगी और जो ट्यूबरक्लोसिस की जो प्रॉब्लम है उससे हम डील कर सकेंगे। क्योंकि आप देखिए कि प्रेजेंट समय में अगर हम इंडिया की भी बात करें, इंडिया के अंदर जितनी भी डेथ होती हैं उसका जो 27% है, जो 27% जो डेथ होती हैं एनुअली, वो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस से देखने के लिए मिलती हैं। ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें, ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये होता है किसी भी एक इंसान के अंदर में। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उस बैक्टीरिया का नाम है। माइकोबैक्टीरियम जो फैमिली है उससे वो बिलोंग करता है वो बैक्टीरिया। बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आपको मोस्ट ऑफ्टन, मतलब कि आपको अक्सर, या अगर हम बात करें कि जो ज़्यादा चांसेज हैं, वो लंग्स को ही आपको इफ़ेक्ट करती है जो टीबी है जो। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे अफेक्ट करती है। जो टीबी है जो, उसको एक डिफरेंट टाइप की जो टीबी है उसके अंदर काउंट किया गया है। तो ट्यूबरक्लोसिस नॉट ओनली द लंग्स, इसके अलावा जो अदर पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के उनको भी इफ़ेक्ट करती है यहाँ पे। अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, तो ये क्यूरेबल डिजीज़ है, प्रिवेंटेबल है, क्यूरेबल है। इसका जो अगर हम बात करें, समय से अगर इलाज किया जाए, समय से अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो क्यूरेबल है, इसको रोका जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बेसिकली ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वाया कॉन्टैक्ट ये स्प्रेड होती है, या कोई अफेक्टेड जो पर्सन है, कोई अफेक्टेड अगर पर्सन है तो उसका जो फ्लूइड है उसके थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकती है और आपके अंदर जो बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट हो सकता है। इसका जो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्यूबरक्लोसिस के जो इन्फेक्शन के फॉर्म्स की, तो दो टाइप की जो ट्यूबरक्लोसिस बताई जाती है कि जो टीबी है दो टाइप से होती है। एक लेटेंट टीबी होती है। लेटेंट टीबी के जो पेशेंट्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, बेसिकली ये एक इनएक्टिव स्टेट के अंदर बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर पाया जाता है। कोई भी सिम्टम्स नहीं शो करेगा, कोई भी कंटेंजियस जो एक्टिविटी है वो नहीं शो करेगा। बट आपको देखने के लिए मिलेगा कि कभी कभी जो इनएक्टिव जो लेटेंट टीबी का जो बैक्टीरिया आपके अंदर पाया गया है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है, और एक्टिवेट होगा तो उसको एक्टिव टीबी के रूप में देखा जाता है। एक्टिव टीबी बेसिकली वो टीबी का एक फॉर्म होता है जिसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस का वो फॉर्म है जिसके अंदर बैक्टीरिया आपके अंदर एक्टिवेट है, सिम्टम्स आपके अंदर दिखते हैं, और आप बेसिकली कोई दूसरा जो पर्सन है जिसके आप कांटेक्ट में आते हो तो उसको आप जो टीबी के जो सिम्टम्स हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हो। बैक्टीरिया आपसे दूसरे जो पर्सन है उसके थ्रू उसको वाया कांटेक्ट वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक और टीबी का यहाँ पे टाइप बताया गया है। ट्यूबरक्लोसिस का एक और टाइप है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। बेसिकली ये एंटी टीबी जो ड्रग हैं उनको इन अप्रोप्रिएट वे में अगर किसी पर्सन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, कोई भी हेल्थ अथॉरिटी है उनकी बिना प्रिस्क्रिप्शन के इनको कंज्यूम किया जाता है, इनको यूज किया जाता है, और इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन है, पुअर क्वालिटी की जो ड्रग है उसको अगर यूज किया जाता है तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस आपको यहाँ पे हो सकती है। एमडीआर टीबी बेसिकली यहाँ पे क्यूरेबल की जा सकती है, प्रिवेंटेबल भी है, बट ये सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग यहाँ पे यूज की जाएगी एमडीआर टीबी के लिए। एमडीआर टीबी के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है वो आपके लिए नहीं यूज होगी, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है वो यूज की जाती है। स्टूडेंट, ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड एक वैक्सीन भी है जिसे बीसीजी वैक्सीन के रूप में जानते हैं। वैक्सीन का नाम है बीसीजी।
बीसीजी वैक्सीन के अंदर बेसिकली बीसीजी वैक्सीन 1921 का जो समय है उस समय में पहली बार ये यूज़ की गई थी ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर में। बाद में ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी इसके ट्रायल हुए, उसको भी यहाँ पे यूज़ किया गया और काफ़ी ये प्रिवेंटेबल है। यहाँ पे जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको क्यूरेबल है, उसके लिए प्रिवेंटेबल है बीसीजी वैक्सीन। इसके अलावा स्टूडेंट्स 1948 के समय में इंडिया के अंदर इसको अलाउ किया गया कि 1948 का जो समय था आज़ादी के बाद में हमने अलाउ किया। 1962 के समय में हमने बेसिकली नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, अभी हमारा जो टारगेट है 2025 तक हमको जो टीबी है उसको एलिमिनेट करना है। हेल्थ का जो एक काफ़ी बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि हमको पता है कि जो 27% जो डेथ इंडिया के अंदर होती हैं वो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो नेशनल टीबी कंट्रोल जो प्रोग्राम है उसको भी रिवाइज फॉर्म के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। काफ़ी सारे जो स्कीम्स हैं जो इससे रिलेटेड जो चलाई गई हैं हेल्थ ग्राउंड के ऊपर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, एक टीबी से रिलेटेड एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी मॉस्को नाम का जो शहर है जो रशिया की कैपिटल है वहाँ पे, तो उसके अंदर बात किया गया था कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं इनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें HIV एड्स की भी बात की गई थी। HIV एड्स और जो दूसरी जो डिजीज़ हैं इनकी वजह से जो बेसिकली कोई कमज़ोर पर्सन है उसको ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो वहाँ पे मॉस्को डिक्लेरेशन के अंदर ऐसी काफ़ी सारी बातें आई थी कि टीबी को जो एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, 2030 तक इसको वर्ल्ड के अंदर में एलिमिनेट किया जा सके। उसी के लिए यहाँ पे जो वैक्सीन से रिलेटेड इंडिया के जो एफर्ट्स हैं उनको प्रेज किया गया है WHO के जो फॉर्मर यहाँ पे साइंटिस्ट हुआ करते थे उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के बारे में था। आपको पता होना चाहिए क्यूरेबल है, बैक्टीरिया के द्वारा ये क्योज की जाती है और ये स्प्रेड भी होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, क्योंकि आपको इसी तरीके के जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ लिए जाएंगे और उन्हीं से आपको जवाब देना है। अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इजिप्ट के बारे में। इंडिया इजिप्ट के जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, उनके बारे में। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो इजिप्ट के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया विजिट करने वाले हैं। इसकी वजह से ये इंडिया इजिप्ट का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें इंडिया इजिप्ट की, तो वर्ल्ड की 2 इम्पोर्टेंट एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो इजिप्ट के अंदर हुआ करती थी। तो इस तरीके से वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हम यहाँ पे अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो रेफ़र करते हैं कि उस समय में जो इजिप्ट के अंदर रूल किया करते थे, जो किंग वहाँ पे हुआ करते थे, उनके साथ में इनके जो रिलेशन है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफ़ी सही थे। तो ये अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो यहाँ पे इसको रेफ़र भी करते हैं कि इंडिया इजिप्ट का जो रिलेशन है ओल्डेस्ट वे में है, काफ़ी पुराने समय से है, जब यहाँ पे जो नेशंस का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, राष्ट्र नहीं हुआ करते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ तो हुआ ही नहीं करता था। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट भी नहीं था, उस समय से इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन हैं। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे दोनों कंट्रीज़ के द्वारा में 1955 के समय में, उस समय में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, क्योंकि हम ही दोनों कंट्रीज़ बेसिकली फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं। जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, नाम जो इस्टेब्लिश किया गया, उसके फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं। तो उसी 1955 के समय में दोनों कंट्रीज़ ने अपनी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो यहाँ पे साइन की है। तो इंडिया इजिप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो साइन की गई है। दोनों कंट्री यहाँ पे जो नेम है, जो नेम एक ग्रुप क्रिएट किया गया, जब वर्ल्ड बेसिकली 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड था, वहाँ पे जो कोल्ड वॉर का जो समय चल रहा था, उस समय में कुछ ऐसे डेवलपिंग कंट्री हैं, इंडिया जिसका एक लीडिंग मेंबर था, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो नेम है उसको इस्टेब्लिश किया गया। अभी उसके अंदर टोटल 5 मेंबर थे नेम के अंदर। नॉन अलाइन मूवमेंट के समय में, नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर उस समय में जो मेंबर हुआ करते थे वो हुआ करते थे यूगोस्लोवाकिया, इंडिया, घाना, इंडोनेशिया एंड इजिप्ट। तो इंडिया इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, घाना है और इसके अलावा यूगोस्लोवाकिया है। तो इस तरीके की जो 5 कंट्री हैं उन्होंने जो नेम है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। बेलग्रेड के अंदर बेसिकली इनकी एक समिट होती है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बेलग्रेड की जो समिट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये इंडिया इजिप्ट के कुछ हिस्टोरिकल लिंकेज हैं जिनके बारे में हमने बात की। अगर हम बात करें कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इजिप्ट बेसिकली एक ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का।
अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का इजिप्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो इंडिया और इजिप्ट के जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशन है 1978 के समय से ये बायलैटरल ट्रेड रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट में हैं। काफ़ी जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इजिप्ट के अंदर में। इजिप्ट से भी इंडिया को काफ़ी सारे जो बेनिफिट हैं ट्रेड के अंदर में हमको देखने के लिए मिलते हैं। अभी रिसेंटली जो रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो 2022 के अंदर जब फरवरी के समय ये स्टार्ट हुआ, तो उस समय इजिप्ट बेसिकली यहाँ पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। जो वीट की जो सप्लाई होती है, जो गेहूं की जो सप्लाई होती है, उसके लिए इजिप्ट कम्प्लीटली डिपेंड करता है रसिया के ऊपर में। 80% इसकी जो वीट की जो सप्लाई है वो रसिया से आती है। तो रसिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट होने की वजह से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई। इंडिया के ऊपर भी इंडिया ने भी बैन लगा दिया था कि जो वीट है उसकी सप्लाई नहीं करेगा फॉरेन कंट्रीज़ को। बट इंडिया ने कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया के काफ़ी अच्छे रहे हैं, उनको इंडिया ने बेसिकली जो वीट है वो सप्लाई किया उस समय में। लास्ट ईयर अगर हम बात करें जो अप्रैल का जो समय था, उस समय में इंडिया ने काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिनको वीट सप्लाई किया, और बाकी जो कैपिंग है वो लगा दी गई थी कि इंडिया के द्वारा जो वीट है वो सप्लाई नहीं किया जाएगा, गेहूं की सप्लाई नहीं होगी। तो रशिया यूक्रेन वॉर की जो डिफ़िकल्टी का जो समय था, उस समय में इंडिया ने इजिप्ट की हेल्प की है। ये इंडिया का बेसिकली एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसको शो करता है। अगर हम बात करें डिफेंस यहाँ पे रिलेशंस की, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडियन जो एयरफोर्स है और जो इजिप्ट की जो एयरफोर्स है, उन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एक एक्सरसाइज कंडक्ट होती है जिसे डेजर्ट वॉरियर के रूप में जानते हैं। एक्सरसाइज का नाम है स्टूडेंट्स डेजर्ट वॉरियर। तो ये बेसिकली इजिप्ट के बारे में कुछ बातें थी। अब आपको लोकेशन पता होनी चाहिए इजिप्ट की। इजिप्ट का जो मेडिटेरियन सी के साथ में बॉर्डर टच होती है, नाइल रिवर यहाँ से क्रॉस करती है, और रेड सी यहाँ पे सिचुएटेड है। रेड सी भी के अंदर भी अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। स्टूडेंट्स, स्वेज कैनाल भी जो लास्ट ईयर है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में थी। जो स्वेज कैनाल के अंदर एक जो शिप है वो फंस गया था, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में थी कि कब स्वेज कैनाल यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आती है। स्वेज कैनाल ने कैसे जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल एशिया, जो अगर हम बात करें जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं जिसके अंदर अरेबियन पेनिनसुला के जो कंट्री हैं, उनके लिए ट्रेड में किस तरीके से बेनिफिट किया है स्वेज कैनाल ने, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये इजिप्ट के बारे में है। मेडिटेरियन सी के बारे में अगर हम बात करें, तो मेडिटेरियन सी के जो आसपास के जो कंट्री हैं वहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट बेसिकली वो क्लाइमेट होता है जिसके अंदर विंटर के अंदर बारिश होती है। विंटर का जो समय है उसके अंदर यहाँ पे आपको रेन देखने के लिए मिलेगी मेडिटेरियन के अंदर। और यहाँ पे आपकी जो वाइन इंडस्ट्री है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलप होती है। उसके बिहाइंड में कुछ रीज़न है कि लंबे समय तक जो समर है उसका गिरना और बाद में विंटर के समय में बारिश का होना। आप देखें कि हमें भी विंटर के समय में जो बारिश है वो देखने के लिए मिलती है नॉर्दर्न इंडिया में, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम दिया जाता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये बारिश यहाँ पे होती है। तो मेडिटेरियन सी के जो आसपास के कंट्री हैं वहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट, वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इनको हमने जो जीसी लियोंग की बुक है उसका जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर कवर किया है। आप वहाँ पे भी जाके इनको देख सकते हो। स्टूडेंट्स इन सबको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा अल्टरनेट ईयर्स पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करना कि कौन सी इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप है, कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं, कौन कौन सी विंड है वो वहाँ से फ्लो करती है, तो आपके इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारा इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशन है उसके बारे में ये लेक्चर टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे पेरिस के अंदर लोकेटेड है। 1973 का जो समय है उस समय में एक ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हुई। एक ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हुई और उसी को रिजोल्व करने के लिए OECD की जो कंट्री हैं, OECD बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। तो उसी के मैंडेट के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका काम ये था कि ऑयल सप्लाई जो है वो यहाँ पे स्टेबिलिटी के रूप में देखने के लिए मिले, और स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है ऑयल सप्लाई के रूप में, कोई भी यहाँ पे क्राइसिस ना हो। इसकी वजह से आप देखिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक मैंडेट भी है।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसका एक मैंडेट है कि आपको 90 डेज की जो ऑयल सप्लाई है उसको आपको रिजर्व करके रखना है। रिजर्व करके रखना है तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो क्रिएट किए गए हैं। चांदी खोल है, बीकानेर भी है, राजकोट भी है, ऐसे काफ़ी सारे जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मैंडेट है कि आपको स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो बनाने हैं, जिससे आप पेट्रोल को रिजर्व करके रख सको 90 दिन की ऑयल सप्लाई के लिए। अगर कोई यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, सपोज कीजिए कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कोई वॉर की प्रॉब्लम आती है, वो आपस में लड़ाई की सिचुएशन में जाते हैं, तो उस समय में आप ऑयल सप्लाई की जो सिचुएशन है उसको डील कर सको। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हमने देखा कि कैसे ये मैंडेट करता है OECD के अंदर में। तो इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपको डेवलप्ड कंट्री मैक्सिमम देखने के लिए मिलेंगे। तो 31 टोटल इसके मेंबर हैं। इंडिया क्या इसका मेंबर है या नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स ये रॉन्ग होगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट एसोसिएटेड मेंबर है 2007 से। 2007 से एसोसिएटेड मेंबर है इंडिया किसका, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसके द्वारा एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, एनालाइज किया जाता है कि कहाँ पे एनर्जी की क्राइसिस होने वाली है, कौन सा कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहा है, कौन सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज़्यादा यूज कर रहा है, ऑयल एंड पेट्रोलियम, इन सबको। तो उससे रिलेटेड इनकी रिपोर्ट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है जो इनके द्वारा निकाली जाती है। ये काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर होती है, तो इसको आप ज़रूर से याद करना कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा निकाली जाती है, पब्लिश की जाती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर क्यों था, न्यूज़ के अंदर इस वजह से था कि जो कोविड के जो रेस्ट्रिक्शन थे, चाइना के अंदर जो कोविड के रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे वो बेसिकली यहाँ पे लिफ्ट हुए हैं, उनको उठाया गया है। तो उसकी वजह से बताया गया है कि ऑयल की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी चाइना के अंदर में, क्योंकि पॉपुलियस कंट्री है, जल्द ही इंडिया उसको टेक ओवर करेगा, इंडिया नंबर 1 होगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर में। तो पॉपुलियस कंट्री है तो वहाँ पे बेसिकली ऑयल की डिमांड है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कुछ दावा था, कुछ रिपोर्ट थी, उस वजह से ये टॉपिक है, ये इंस्टीट्यूशन है और न्यूज़ के अंदर में था। तो आपको याद होना चाहिए 74 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्यों हुआ, ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हुई, उसको डील करने के लिए OECD के अंदर अंडर वर्क करता है। इंडिया एसोसिएटेड मेंबर है और मेंबर्स का एक मैंडेट है कि 90 दिन का जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो बना के रखना है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि इंडिया के जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, जितने भी पेट्रोलियम रिजर्व हैं, बेसिकली आप मैप के ऊपर उनकी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर उनके जो नाम है वो ज़रूर लिखना कि कहाँ कहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं उनको अलाउ किया है, वेस्टर्न कोस्ट पे कितने हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा डिस्कशन था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में डिस्कस किया। मेडिटेरियन सी और रेड सी है जो बेसिकली इजिप्ट से शेयर करते हैं, नाइल जो रिवर है उसके बारे में हमने देखा, इंडिया इजिप्ट के जो रिलेशन है उनके बारे में देखा, नेम को किस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया, जो वर्ल्ड यहाँ पे 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड था, जो 5 कंट्री हैं वो फाउंडिंग मेंबर हैं नेम के, उनके बारे में देखा, और हमने यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।